राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम एफोरिज्म थर्ड कर रहे थे, जिसमें हमने थर्ड और फोर्थ हम कंबाइन लेके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही नॉलेज ऑफ फिजिशियन जो रिक्वायर्ड होते हैं उन चीज़ों के बारे में, उन पॉइंट्स के बारे में बात की गई है। सो क्विक रिविजन करके आज हम कवर अप करने वाले हैं थर्ड एफोरिज्म का लास्ट पॉइंट, जो कि है नॉलेज अबाउट द ऑब्स्टिकल्स टू बी क्योर। सो ये चीज़ें हमने यहाँ तक 7 पॉइंट्स को इन डिटेल इन डिफरेंट वीडियोस में अच्छे से समझा हुआ है, और आज के वीडियो में हम 8 पॉइंट को भी कवर अप कर लेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो होगी थर्ड एफोरिज्म की रिवीजन वीडियो, यानी कि जिसमें हम 8 पॉइंट्स का क्विक रिवीजन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपको ये सीरीज एफोरिज्म के बारे में ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप अगर कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। कुछ भी इम्प्रूवमेंट के लिए कहना चाहते हैं कि इसकी वजह ऐसा कर सकते हो, या फिर कुछ भी सजेशंस या फिर कोई भी कुछ हो, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले वन लाइनर से स्टार्ट करते हैं। थर्ड एफोरिज्म का वन लाइनर है नॉलेज और प्रीरिक्विजिट क्वालिफिकेशन ऑफ द फिजिशियन। और फोर्थ एफोरिज्म का वन लाइनर है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात कर ली थी पहले ही वीडियो में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को अगर फुल मार्क क्वेश्चन आता है 10 to 15 मार्क्स का, तो आपको लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अगर लिखोगे आप क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, तो इट इज़ गुड फॉर प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इंट्रोडक्शन हम बार बार रिवाइज नहीं करते, फिर से एक बार रिवीजन वीडियो में पूरा रिवाइज करेंगे। सो अब पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। थर्ड एफोरिज्म में हैनेमन सर ने टोटल 8 पॉइंट्स या फिर 8 नॉलेज जो फिजिशियन के पास होनी चाहिए उनके बारे में बात की है। सबसे पहला जिसमें से था नॉलेज ऑफ डिसीज, यानी कि फिजिशियन के पास नॉलेज ऑफ डिसीज होना चाहिए। फिर सेकंड था नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, कि मेडिसिनल पावर का क्या नॉलेज है और उसके रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स है, वो सारी चीज़ें। फिर थर्ड था नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज, यानी कि कैसे आप ड्रग नॉलेज या फिर मेडिसिनल पावर का नॉलेज जो आपके पास है उसको सक्सेसफुली डिसीज नॉलेज पे अप्लाई करोगे। फोर्थ है नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी। फिर आपने ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देख तो लिया कि क्या है कैसे है, लेकिन आपको रेमेडी कैसे सिलेक्ट करनी है, हाउ टू मेक अ चॉइस इन अ रेमेडी। फिर फिफ्थ था नॉलेज ऑफ द एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन, या फिर नॉलेज ऑफ फार्मेसी भी आप इस पॉइंट को बोल सकते हो। सो फार्मेसी यानी कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम किसी भी मेडिसिन का, किस मूड में प्रिपरेशन होती है, क्या होता है, वगैरह वगैरह, ये बेसिक नॉलेज जो फिजिशियन के पास होना चाहिए वो। सिक्स्थ में है नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज रिक्वायर्ड, और फिजिशियन को कौन सा प्रॉपर डोज का नॉलेज है जो उसको रिक्वायर होता है उसके बारे में। सेवेंथ पॉइंट है नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज, यानी कि रेमेडी सिलेक्ट कर ली आपने, प्रिपेयर कैसे करता है रेमेडी वो आपको पता है, ताकि आपको उस रेमेडी से रिलेटेड जेन्युइननेस पता चले, या फिर अगर वो रेमेडी जेन्युइन नहीं है तो आपको खुद बनाने की आइडिया हो, इसलिए फार्मेसी का नॉलेज। फिर प्रॉपर डोज, की रेमेडी तो है अब आपके पास, कौन से डोज में देनी है, सो डोज। और फिर 7 पॉइंट था रिपीटेशन ऑफ डोज, कि अब वो डोज भी आपको पता चल गया, लेकिन कितने टाइम वो डे में रिपीट करनी है, कितनी फ्रीक्वेंटली रिपीट करनी है, नहीं रिपीट करनी है, वगैरह वगैरह, अबाउट द नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज। रिपीटेशन ऑफ डोज हमने पिछली वीडियो में किया था, और आज की वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है ये 8 पॉइंट नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू क्योर एंड द रिमूवर। सॉरी फॉर द लिटिल बिट बैकग्राउंड नॉइजेस, अवॉइड दैट, लेट्स कॉन्सेंट्रेट। सो ये 8 पॉइंट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और फोर्थ एफोरिज्म में जो हैनेमन सर ने एक्सप्लेन किया है, बेसिकली फोर्थ एफोरिज्म इज रिगार्डिंग प्रिवेंशन, दैट हैनेमन सर ऑल्सो बिलीव इन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो रिगार्डिंग प्रिवेंशन जो फिजिशियन के पास नॉलेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें दी गई है फोर्थ एफोरिज्म में। सो नॉलेज ऑफ द थिंग्स दैट डिरेंज हेल्थ, the things that causes disease, and how to remove them from the person is mentioned in the fourth aphorism. So our 7th point is knowledge of repetition of dose, which we have covered in our previous video. So let's revise this quickly and then move to the next point. So
In this topic or in this point, we have discussed about how and when to administer the remedy to the patient is as important as selecting the proper remedy. यानी कि किस रेमेडी को कैसे आपको एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को, ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि किसी भी रेमेडी को सिलेक्ट करना. द रिपीटेशन ऑफ डोज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, जो रिपीटेशन ऑफ डोज है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. तो कि फर्स्ट है द नेचर ऑफ द डिसीज, यानी कि डिसीज का नेचर कैसा है. बेसिकली डिसीज के नेचर से आप क्या मीन करते हो कि एक्यूट है कि क्रॉनिक है वगैरह वगैरह. ये चीज़ें क्यों मैटर करती है ये भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. सेकेंड पॉइंट है द नेचर ऑफ द मेडिसिन, यानी कि नेचर ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन का नेचर कैसा है. मेडिसिन है वो शॉर्ट एक्टिंग है, सुपरफिशियल है, डीप एक्टिंग है, एक्सेट्रा. थर्ड पॉइंट इज द रिएक्शन ऑफ द पेशेंट टू दैट रेमेडी, यानी कि अगर पेशेंट हाइपोकॉन्ड्रियक है, हाइपरसेंसिटिव है, इडियोसिंक्रेटिक है या फिर नॉर्मल है. डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट का रिएक्शन कैसा है उस पर्टिकुलर रेमेडी पे. सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, नज़र में रखते हुए आप डिसाइड करोगे कि उस डोज को आपको कितनी टाइम रिपीट करना है डे में. सो फर्स्ट पॉइंट हमने बात की थी नेचर ऑफ द डिसीज के बारे में. क्यों इम्पॉर्टेंट है ये चीज़. तो इन एक्यूट केसेस द मेडिसिन कैन बी रिपीटेड इन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, वेर एज इन क्रॉनिक डिसीज द रिपीटेशन कैन नॉट बी डन फ्रीक्वेंटली बट बाय केयरफुल observations and based on the reaction shown by the patient the repetition can be done. यानी कि एक्यूट और क्रॉनिक केस में डिसीज का नेचर कैसा है ये देखने के बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको मेडिसिन रिपीट करनी है कि नहीं. क्योंकि एक्यूट डिसीज में आप मेडिसिन को कुछ फ्रिक्वेंटली रिपीट कर सकते हो, लेकिन क्रॉनिक केसेस में आपको केयरफुल ऑब्जर्वेशन के साथ और पेशेंट का रिएक्शन क्या है उस डिसीज और उस मेडिसिन को लेकर उस पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन में, उसके बेसिस पर आप केयरफुल ऑब्जर्वेशंस करोगे और फिर डिसाइड करोगे कि वो आपको रिपीट करनी है, नहीं करनी है, कितनी बार करनी है, एक्सेट्रा. फिर दूसरा पॉइंट था ऑन द नेचर ऑफ द मेडिसिन. What if we describe that point? Then the short acting medicines can be repeated in frequent intervals. The deep acting medicine should not be repeated too frequently. They must be left to complete their actions fully. यानी कि जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है उसको आप फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में रिपीट कर सकते हो, लेकिन जो डीप एक्टिंग मेडिसिन है उसको आप उतना फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि डीप एक्टिंग रेमेडीज है वो अपना एक्शन फुल्ली कंप्लीट करने में हो सकता है थोड़ा टाइम ले. सो आपको उसको लिफ्ट रहने देना है, जैसे कि आपने मेडिसिन दी उसका थोड़ा समय तक, क्योंकि वो अपनी एक्शन को कंप्लीट करे तब तक आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है, थोड़ी राह देखनी है. सो आपको इसीलिए डीप एक्टिंग मेडिसिन आप उतनी फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं कर सकते, जबकि आप शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन को फ्रीक्वेंटली रिपीट कर सकते हो. फिर थर्ड पॉइंट था ऑन द बेसिस ऑफ द पेशेंट्स रिएक्शन, यानी कि पेशेंट का पर्टिकुलर रिएक्शन क्या है उस डिसीज कंडीशन में उस मेडिसिन को लेकर. सो इस पॉइंट को अगर एलाबरेट करें, एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें तो आंसर है कि एज सुन एज द पेशेंट शोज द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट एनी फर्दर रिपीटेशन ऑफ द रेमेडी हैज टू बी स्टॉप्ड और ग्रेजुअली रिड्यूस्ड. मतलब जैसे ही पेशेंट का रिएक्शन, मतलब जैसे ही साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट मिले आपको या फिर कुछ भी कंडीशंस बेटरमेंट होती जाए, तो आपको रिपीटेशन ऑफ द रेमेडी को क्या करना है, या तो स्टॉप कर देना है या तो फिर आपको ग्रेजुअली उसको कम करते जाना है. देयर आर सम फंडामेंटल्स ऑफ रिपीटेशन ऑफ रेमेडी. कुछ फंडामेंटल्स है रिपीटेशन ऑफ रेमेडीज के जो आपको ध्यान में रखने हैं, और ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है उस फंडामेंटल्स में. सो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको रिपीटेशन का जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड करना है. सो ये बात हुई हमारे 7th पॉइंट की. अब डिस्कस करते हैं हमारे 8th पॉइंट को. थोड़ा रिवीजन में ही 8 मिनट निकल गए, सो फटाफट से अब 8 पॉइंट को नहीं करेंगे क्योंकि हम अंडरस्टैंड ही कर रहे हैं, और अच्छे से समझा होगा तो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा. क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितनी से जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उतने अगर आप फर्दर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है एमडी के लिए, जैसे AIIB GET वैसी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो MCQs अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. सो इसीलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इन डिटेल इन डेप्थ ही समझना होगा, और इसीलिए वीडियोस थोड़ी लंबी होगी. लेकिन अगर आपको शॉर्ट में क्विक रिवीजन चाहिए तो हर एफोरिज्म के बाद एक रिवीजन वीडियो भी है, आप वो ज़्यादा प्रेफरेबली चेक कर सकते हैं. सो हमारा 8th पॉइंट है नॉलेज ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू क्योर एंड द रिमूवल. Health is a condition of the capability of maintaining perfect harmony of the organism with his surrounding. Health एक ऐसी कंडीशन है,
एक ऐसी कैपेबिलिटी है एक पर्सन की, एक ह्यूमन बीइंग की, कि वो एक हार्मनी, एक बैलेंस मेंटेन कर सकता है उस ऑर्गेनिज्म में। एक परफेक्ट बैलेंस है अपनी सराउंडिंग के साथ और अपनी बॉडी के साथ, यानी अंदर बाहर की चीज़ों को वो मेंटेन करते हुए, उसमें हार्मनी, उसमें बैलेंस मेंटेन करते हुए उसकी सराउंडिंग से एक हेल्दी पर्सन को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो एक कंफर्ट जोन में होगा, वो ईज में होगा। सो इसीलिए एक परफेक्ट हार्मनी मेंटेन रहेगी हेल्दी कंडीशन में। अ हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट टू हीज एनवायरनमेंट इन सर्टेन लिमिट्स। एक हेल्दी पर्सन है वो कुछ हद तक, कुछ लिमिट्स तक अपने एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से एडजस्ट कर सकता है। बट इन द डिसीज्ड स्टेट ही लूजेज दिस पावर ऑफ एडजस्टमेंट। लेकिन डिसीज स्टेट में क्या होता है, जो पर्सन का एडजस्टमेंट का जो पावर होता है, हार्मनी या फिर बैलेंस मेंटेन करने का, वो पावर वो लूज कर देता है। इन स्पाइट ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी एंड डोज, सम फैक्टर्स डज नॉट अलाउ द मेडिसिन टू एक्ट एज वेल एज ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ द क्योर। सो हमने प्रॉपर रेमेडी का सिलेक्शन किया होता है, फिर प्रॉपर डोज का सिलेक्शन किया होता है, फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि मेडिसिन है वो अच्छे से एक्ट नहीं करती। हमें लगता है कि मेडिसिन टू द पॉइंट है, एग्जैक्ट है, सब चीज़ें सही है, फिर क्यों मेडिसिन काम नहीं कर रही? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपके क्योर के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन का काम करती है, तो आपको उन चीज़ों को पहचानना होता है। सो इन स्पाइट ऑफ द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी and the dose, some factors does not allow the medicine to act as well as to obstruct the path of the क्योर। यानी कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मेडिसिन को एक्ट भी नहीं करने देते और ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं आपके पाथ ऑफ क्योर को। Regulation of the diet and regimens along with the remedy will help us in controlling the obstacles to cure। मतलब रेगुलेशन करेंगे आप उसके डाइट और रेजिमेंट्स का, मीन्स आप देखेंगे कि वो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो क्या खा रहा है, डाइट में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, तो आप डाइट और रेजिमेंट्स को रेगुलेट करके उसके साथ अगर रेमेडी को दोगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा ऑब्स्टिकल को, जो क्योर के रास्ते में ऑब्स्टिकल है उसको कंट्रोल करने में। These are some factors that hinder cure by obstructing the effects of properly prescribed medicine in spite suitable dose and proper repetitions। और वहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हिंडर, यानी कि आपके क्योर को रोकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं इफेक्ट को, आपकी मेडिसिन की इफेक्ट को। प्रॉपरली प्रिस्क्राइब मेडिसिन है फिर भी वो नहीं काम कर पा रही है, सूटेबल डोज है, प्रॉपर रिपीटेशन है, फिर भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो क्योर नहीं होने दे रहे। सो द फिजिशियन हैज़ टू नो व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स टू क्योर। इसीलिए फिजिशियन को पता होना चाहिए कि उस केस में, उस पर्टिकुलर केस में से कौन से ऑब्स्टिकल्स है जो क्योर नहीं होने दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। द ऑब्स्टिकल्स टू क्योर मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। जो ऑब्स्टिकल्स ऑफ क्योर है वो फॉलोइंग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है एक्साइटिंग कोर्स या फिर मेंटेनिंग कोर्स, दूसरा है हमारा मियाज़मेटिक कोर्स, और तीसरा है हमारा पैथोलॉजिकल कोर्स। ये 3 पॉइंट्स को बस आपको मेंशन कर देना है, लेकिन अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इन 3 पॉइंट्स को भी एलैबोरेट करके डिस्क्राइब किया है। तो चलिए इन पॉइंट्स को डीप में देख लेते हैं। तो पहला है हमारा एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कोर्स। The conditions precedent to successful application of the needed drug stimulus is the knowledge of the dietetic, hygienic, or any other factors which may serve as an exciting or maintaining cause। यानी कि ऐसी कुछ कंडीशंस जो सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन को होने से रोक रही है, उसकी रास्ते में कांटे का काम कर रही है, अटका रही है क्योर तक पेशेंट को पहुंचने से। तो ऐसी चीज़ों में जो ड्रग है वो इफ़ेक्टिवली काम करे, उसके लिए और कौन सी चीज़ें ऑब्स्टिकल का काम कर रही है, वो चीज़ें पता लगाने के लिए एक फिजिशियन के पास एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज क्या है ये जानने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और इसके लिए उसके पास नॉलेज होना चाहिए डाइटिक्स का, हाइजीनिक कंडीशंस का, हाइजीन का, एंड ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज के अंडर में आते हैं उसके रिगार्डिंग। दिस इम्प्लाइज द नॉलेज ऑफ हाइजीन, सैनिटाइजेशन एंड न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें किन चीज़ों पर फोकस करती है? हाइजीन है, सैनिटाइजेशन है और न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, उसके एग्जाम्पल उस एक्सेट्रा। सो उसके एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है कि अ पर्सन इज बीइंग ट्रीटेड फॉर हीज क्रॉनिक डायरिया। एक पर्सन है वो अपने क्रॉनिक डायरिया के लिए ट्रीट किया जा रहा है। द करेक्ट मेडिसिन इन द सूटेबल डोज हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड। उसको एक करेक्ट मेडिसिन सूटेबल डोज में एडमिनिस्टर की गई है, दी गई है, बट देयर इज़ नो क्योर। लेकिन उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योर नहीं मिल रहा। ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट देयर इज एन एरर इन हिज डाइट।
फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि उस पेशेंट की डाइट में कुछ एरर था. ही इज टेकिंग सच डाइट विच इज नॉट सुटेबल टू हीज डिसीज. वो कुछ ऐसी डाइट ले रहा था जो उसकी डिसीज से सूटेबल नहीं था. द पेशेंट इज नॉट बी क्योर्ड अंटिल द एरर इज करेक्टेड. और ये पेशेंट तब तक क्योर नहीं होगा जब तक उसकी डाइट में जो एरर है उसको हम क्योर नहीं करते. तो ये एक बेसिक एग्जांपल था जिससे आपको पता चला कि कैसा एक्साइटिंग कॉज है जिसके कारण उसको डायरिया हो रहा है, और क्यों वो डायरिया परफेक्ट मेडिसिन देने के बाद भी क्योर नहीं हो रहा है, क्योंकि डाइट में एरर है. वो डाइट का एरर जब तक क्योर नहीं होगा तब तक पेशेंट भी क्योर नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा तब तक पेशेंट भी क्योर नहीं होगा. ये बात हुई एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज से रिलेटेड. अब बात आती है मियाज़मेटिक कोज की. In the chronic miasmatic disease, the miasms may be act as an obstacle in the way of cure. यानी कि जो chronic miasmatic disease होते हैं उसमें जो मेन रास्ते का कांटा या फिर जो मेन ऑब्स्टिकल होता है जो पेशेंट फिजिशियन को क्योर करना है पेशेंट में, वो होते हैं कुछ मियाजम्स. क्योंकि मियाजम्स है जब तक वो पेशेंट में है तब तक वो पेशेंट को कंप्लीट क्योर नहीं दे सकते हैं. सो द मियाजम मे एक्ट एज एन ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ द क्योर. Hence, in order to cure such cases, they need proper anti-miasmatic treatment. So, ऐसे केसेस में अगर आपको पेशेंट को परफेक्ट क्योर देना है तो उस कंडीशंस में आपको उसको एंटी मियाजमेटिक ट्रीटमेंट देनी हो ताकि उसका जो मियाजम है वो खत्म हो जाए, रिमूव हो जाए और वो पेशेंट ठीक से क्योर हो पाए. तीसरा पॉइंट है हमारा पैथोलॉजिकल कोज. 2 पॉइंट्स देखे, एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉजेस, दूसरा था मियाजमेटिक कॉजेस. अब तीसरा है हमारा पैथोलॉजिकल कोज. डिसीज इज द मॉर्बिड प्रोसेस ऑफ फंक्शनल ऑफ द वाइटल फोर्स. यानी डिसीज क्या है, एक मॉर्बिड प्रोसेस है ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल फोर्स. यानी कि वाइटल फोर्स की नॉर्मल फंक्शनिंग में एक मॉर्बिड प्रोसेस है, वो डिसीज है. इफ़ दिस प्रोसेस इज अनचेक्ड, अगर इस प्रोसेस को हम अनचेक्ड रहने देंगे, मतलब उसको ठीक से चेक नहीं करेंगे, इट इवेंचुअली लीड्स टू स्ट्रक्चरल चेंजेस. अगर थोड़ी सी चीज़ कोई डिस्ट्रक्शन हुआ आपकी बॉडी में और आप उस पर फोकस नहीं करोगे, अनचेक्ड रहने दोगे, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा हद तक डिस्ट्रक्शन कोज करे. यानी कि अगर डिसीज को अनचेक्ड रहने दिया, ठीक से ट्रीट नहीं किया, तो इवेंचुअली हो सकता है कि कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस आए. दिस स्ट्रक्चरल चेंजेस मे बी ऑफ 2 टाइप्स. ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं. पहला तो रिवर्सिबल और दूसरा है इरिवर्सिबल. The irreversible tissue changes act as an obstacle to restoration of the previous healthy conditions. जो irreversible tissue condition है या फिर irreversible tissue changes है, ये कुछ ऐसे obstacles के रूप में काम करेंगे कि जो restoration है previous healthy condition का वो ठीक से हो नहीं पाएगा क्योंकि irreversible changes है. It is therefore necessary for the physician to acquire sound knowledge of the hygiene, nutrition of miasm and pathology etc. और इसीलिए फिजिशियन अगर टाइम पे डायग्नोस कर सके तो वो ज़्यादा अच्छा होगा. और इसके लिए फिजिशियन के पास साउंड यानी कि अच्छा नॉलेज होना चाहिए हाइजीन का, न्यूट्रिशन का, मियाजम का, पैथोलॉजी का और ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स का. अब अगर अदर एग्जाम्पल्स में देखें तो फर्स्ट इज अ पेशेंट विद द हैबिट ऑफ स्मोकिंग विल नेवर गेट क्योर्ड फ्रॉम हीज इरिटेटिंग कफ अनलेस ही स्टॉप स्मोकिंग. यानी कि एक पेशेंट है, अगर उसको स्मोकिंग की हैबिट है तो वो तब तक क्योर नहीं होगा जब तक उसको कफ है कंटिन्यूस स्मोकिंग की वजह से, तो जब तक वो स्मोकिंग स्टॉप नहीं करेगा तब तक वो पेशेंट क्योर भी नहीं होगा. फिर दूसरा एग्जाम्पल है अ ड्रंकर्ड कैन नॉट बी क्योर्ड ऑफ हीज लिवर ailments unless he stops drinking alcohol because alcohol is hepatotoxic. तो कोई ड्रंकर्ड है जिसको अल्कोहल रेगुलर लेने की आदत है, वो तब तक उसके लीवर अलाइनमेंट्स या फिर लीवर इलनेस या फिर लीवर रिलेटेड कोई भी उसको बीमारी है उससे ठीक नहीं होगा जब तक वो ड्रिंकिंग अल्कोहल को ड्रिंक करना, अल्कोहल को लेना कंप्लीटली स्टॉप नहीं करेगा क्योंकि अल्कोहल इज हेपेटोटॉक्सिक. वो हेपेटो मीन्स हेपेटिक सेल्स दैट आर लिवर सेल्स, उसके लिए वो टॉक्सिक है. अल्कोहल इज हेपेटोटॉक्सिक. And third point is if a patient gets attack of cold every time he exposes to cold wind, it is always better for the person to protect himself from the cold wind which is acting as a cause of suffering. So हर बार अगर कोई पेशेंट कोल्ड के कांटेक्ट में आने से, अगर उसको कोई ना कोई कोल्ड विंड के कांटेक्ट में आने से प्रॉब्लम हो रही है, डिसीज़ हो रहा है, तो वो पर्सन तब तक ठीक नहीं होगा जब तक वो अपने आप को उस कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट करना स्टार्ट नहीं करेगा क्योंकि वही उसका कॉज है सफरिंग का.
तो यही बातें थी कुछ नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू बी क्योर में। यहाँ पर हमारा थर्ड एफोरिज्म कम्प्लीटली कंप्लीट होता है। सारी 8 पॉइंट्स को हमने इन डिटेल डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है, अंडरस्टैंड किया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पूरे के पूरे थर्ड एफोरिज्म और पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन से लेकर सारे के सारे 8 पॉइंट्स को कवर अप करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो वो वीडियो को देखना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करना, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और आपकी कोई भी सजेशंस, एनीथिंग यू वांट लाइक टू कमेंट करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।